ये कहानी एक ऐसी बेरहम लड़की की है जो अपनी ज़िंदगी से और अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। उसके माँ बाप उसे हर वक्त घर में कैद कर कर रखते थे। वो छोटी सी लड़की उन दोनों से इतना परेशान हो चुकी थी कि वो उनका कत्ल तक कर देती है। आज की कहानी में हम जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ उसके साथ जो उसे अपने माँ बाप को जान से मारने का जोखिम उठाना पड़ा। कहानी की शुरुआत होती है दो पति पत्नी हान और बेका से। ये दोनों वियतनाम के टोरंटो शहर में रहते थे। इन दोनों की शादी होने के बाद वो वियतनाम को हमेशा के लिए छोड़कर कनाडा आकर बस गए। हान और बेका दोनों ही इस काबिल थे कि अपने लिए अच्छे खासे पैसे कमा सके। कहते हैं कि वो इतने अमीर थे कि उनके बैंक अकाउंट में 2 करोड़ तक पैसे हर वक्त रहते थे। उन्होंने कनाडा में 17 जून 1986 को अपनी पहली संतान जेनिफर को जन्म दिया और उसके 2 साल बाद एक लड़के फिलिस को। उन दोनों के पास इतनी दौलत थी कि वो अपने दोनों बच्चों को एक बहुत ही अच्छी जिंदगी दे सकते थे। शायद इसीलिए उन्होंने अपनी पहली संतान जेनिफर को 4 साल की उम्र में डांस क्लासेस और पियानो क्लासेस में भेजना शुरू कर दिया। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने उसके ऊपर स्कूल का, डांस का और अलग अलग क्लासेस का बोझ डाल दिया। हान को लगा कि वो ये सब अपनी बेटी की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर रहा है, मगर उस छोटी सी लड़की के लिए वो मानसिक दबाव से कम नहीं था। 10 साल के बाद जब वो 15 से 16 साल की हुई तो उसके पिता ने उसे ओलंपिक्स के खेलों में हिस्सा लेने के लिए भेज दिया, मगर वहाँ पर भी उसके पैरों में बहुत बुरी चोट लग गई और जेनिफर को ना चाहते हुए भी उन खेलों में हिस्सा लेना छोड़ना पड़ा। कहा जाता है कि जेनिफर जब तक छोटी थी तब तक वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मगर स्कूल खत्म होते होते वो अपनी पढ़ाई में भी स्ट्रगल करने लगी थी, जिसकी वजह से उसकी माँ बेका ने उस पर और भी ज़्यादा सख्ती करनी शुरू कर दी। जेनिफर की माँ बहुत ही अच्छे खानदान से थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी पढ़ाई में कमज़ोर रह जाए। इस बार उन्होंने जेनिफर को एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए मजबूर किया, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। उसके माँ बाप उसके सर पर पढ़ाई का और जिम्मेदारियों का बोझ डालते चले गए और वो डिप्रेशन में चली गई और यहाँ से उसने अपने माँ बाप से झूठ बोलने का सिलसिला शुरू कर दिया कि उसके स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। हान और बेका अपनी बेटी पर कितनी सख्ती किया करते थे, इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हो कि उसने स्कूल खत्म होने के बाद अपने माँ बाप से छुटकारा पाने के लिए नकली स्कॉलरशिप के दस्तावेज भी बनवाए। उसने अपने माँ बाप के सामने पूरी कहानी रच डाली कि उसे टोरंटो के एक यूनिवर्सिटी में $3000 की स्कॉलरशिप मिली है और अब उसे पढ़ाई के लिए घर से दूर जाना होगा। मगर सच तो ये था कि ना ही उसे कोई स्कॉलरशिप मिली थी और ना ही उसे किसी यूनिवर्सिटी में जाना था। वो तो बस अपने माँ बाप को गर्व महसूस कराना चाहती थी। कुछ दिनों के बाद हान ने अपनी बेटी को टोरंटो के हॉस्टल में जाकर रहने की इजाज़त दे दी ताकि वो अपने आगे की पढ़ाई कर सके। जेनिफर ने अपने परिवार से कहा कि वो अपनी एक फ्रेंड टैपोस के साथ रह रही है, मगर वो किसी लड़की के साथ नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड डैनियल के साथ रह रही थी। इस लड़के का पूरा नाम डैनियल क्वांगोन था और जेनिफर उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी। जेनिफर उससे 1 साल छोटी थी, मगर फिर भी वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अलग अलग क्लासेस में होने की वजह से उन्हें एक ही कॉलेज में दाखिला नहीं मिला, इसलिए जेनिफर ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए स्कॉलरशिप का ये पूरा नाटक किया। कॉलेज के वो 3-4 साल जेनिफर ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही गुजारे और इतने सालों तक वो अपने माँ बाप से लगातार झूठ बोलती रही कि वो टोरंटो में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही है। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उसके माँ बाप को उसकी कॉलेज की सेरेमनी अटेंड करनी थी, मगर वो दोनों उस कॉलेज की सेरेमनी अटेंड कैसे करते जहाँ उनकी बेटी कभी पढ़ती ही नहीं थी। इसलिए जेनिफर ने फिर से झूठ बोला कि वो अब एक हॉस्पिटल में काम करने लगी है,
जहां उसे बहुत सारे पेशेंट्स की देखभाल करनी पड़ती है, इसलिए वो चाहकर भी उस सेरेमनी को अटेंड नहीं कर पाएगी। जेनिफर की ये बात हान और बेका को बहुत अजीब लगती है, क्योंकि ना ही उसके पास हॉस्पिटल में काम करने के लिए कोई डिग्री थी और ना ही उसने पहले कभी ऐसी किसी भी नौकरी का जिक्र किया था। उन दोनों को लगा कि जेनिफर पक्का उनसे कुछ छुपा रही है, इसलिए उसके पिता हान उस हॉस्पिटल में चले जाते हैं, सिर्फ ये पता करने के लिए कि वाकई उनकी बेटी उस हॉस्पिटल में नौकरी करती है। मगर जिस बात का उन्हें शक था वही हुआ। हॉस्पिटल के स्टाफ ने साफ मना कर दिया कि जेनिफर नाम की कोई भी लड़की उनके हॉस्पिटल में काम नहीं करती। उसके बाद उन्होंने उस लड़की टैपोस को फ़ोन किया जिसके साथ वो रहने का दावा करती थी, मगर वहाँ पर भी उसका झूठ पकड़ा गया कि वो किसी लड़की के साथ नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड डैनियल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। हान और बेका को अपनी बेटी का ये घिनौना सच जानकर बहुत हैरानी होती है कि उनकी बेटी का पिछले 5-6 सालों से एक बॉयफ्रेंड है और वो यहाँ अपने घर से दूर पढ़ने के लिए नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐश करने के लिए आई है। वो दोनों अपनी बेटी को जबरदस्ती घर वापस ले आते हैं और उसे सारा सच बोलने के लिए मजबूर करते हैं। सब कुछ जानने के बाद उसके पिता हैन उसे घर से हमेशा के लिए बाहर निकाल देना चाहते थे, मगर उसकी माँ उसे घर से बाहर जाने नहीं देती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी फिर से किसी गलत राह पर चली जाए। अब जेनिफर के लिए जिंदगी और भी ज़्यादा मुश्किल हो चुकी थी। हान और बेका अपनी बेटी पर पहले से कई ज़्यादा नज़र रखने लगे थे। वो एक तरह से अपने ही घर में कैद हो चुकी थी। उसे ना ही बिना इजाज़त घर से बाहर जाने दिया जाता था और ना ही उसे अपने बॉयफ्रेंड से बात करने दिया जाता था। उन दोनों ने जेनिफर को फिर से वही डिप्लोमा करने के लिए भेज दिया जो उसने टोरंटो जाने के लिए बीच में ही छोड़ दिया था। जेनिफर के माँ बाप पहले से कहीं ज़्यादा सख्त रहने लगे थे, इसलिए वो छुप छुप कर अपने बॉयफ्रेंड से बात किया करती थी, ज़्यादातर रात को अपने माँ बाप के सो जाने के बाद। मगर ये सब इतना भी आसान नहीं था। ना ही वो डैनियल से मिल पा रही थी और ना ही उससे ढंग से बात कर पा रही थी, इसलिए डैनियल ने कुछ दिनों के बाद इन सब से परेशान होकर अपने लिए एक नई गर्लफ्रेंड बना ली। उस लड़की का नाम क्रिस्टीन था। जब इस लड़की के बारे में जेनिफर को पता चला तो उसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि डैनियल उसे छोड़कर किसी और लड़की के पास चला गया। वो किसी भी कीमत पर अपने बॉयफ्रेंड को वापस चाहती थी, इसलिए उसने फिर से एक झूठी कहानी रची कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है और उसकी गर्लफ्रेंड मुझे धमकी भरे लेटर भेज रही है कि अगर तुमने इस बारे में किसी को कुछ भी कहा तो वो मुझे जान से मरवा देगी। उसने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालने भी शुरू कर दिए कि मुझे मेरे माँ बाप घर में ही कैद कर रखते हैं। जेनिफर मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसके माँ बाप कभी भी उसे घर से बाहर नहीं जाने देते थे और उसका बॉयफ्रेंड दूसरी लड़कियों के साथ ऐश करने लगा था। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर था। और फिर 8 नवंबर 2010 की शाम 3 लोग जेनिफर के घर में लूटपाट करने के इरादे से घुस जाते हैं। वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आते हैं और एक पल में जेनिफर की मां बेका पर बंदूक तान देते हैं। उस वक्त बेका नीचे ही सोफे पर बैठी हुई थी और हैन और जेनिफर ऊपर अपने अपने कमरे में थे। उन तीनों में से एक आदमी बेका के पास ही बंदूक तान कर खड़ा रहता है ताकि वो कहीं भाग ना सके, और बाकी दोनों हैन और जेनिफर को ढूंढने ऊपर चले जाते हैं। हैन अपने कमरे में सो रहा था। उसे एहसास भी नहीं था कि कुछ लोग उसके घर में घुस आए हैं। उनमें से एक आदमी हैन के कमरे में जाता है और उसे बंदूक की नोक पर उठाता है। फिर वह उसे घसीटता हुआ नीचे उसकी बीवी के पास जाकर बैठा देता है। तीसरा आदमी जेनिफर के हाथों को रस्सी से बांध देता है और उसे घर में मौजूद पैसे और गहने ढूंढने के लिए मजबूर करता है। जब वो लोग घर में घुसे थे तो उन्होंने पूरे घर में अंधेरा कर दिया था ताकि कोई भी उन्हें पहचान ना सके। ना ही
एन उन लोगों को देख पा रहा था और ना ही बेका। पूरे घर में जैसे दहशत का माहौल था। वो तीनों उन्हें बार बार जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। एन और बेका को उन्होंने बंदूक की नोक पर जमीन पर लेटा रखा था और जेनिफर के साथ पूरे घर में घूम घूम कर पैसे और गहने ढूंढ रहे थे। उन्होंने जेनिफर के पास से $2500 यानी कि 2 लाख रुपए और उसकी मां के पास से करीब $1000 यानी कि करीब 80,000 रुपए चुराए। उसके बाद उन्होंने जेनिफर को उसी के कमरों में रस्सी से बांध दिया और उसके माँ बाप को घर के नीचे एक बेसमेंट में ले गए। हैरानी की बात तो ये थी कि वो तीनों इस घर में चोरी करने के इरादे से घुसे थे, मगर उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। उन्होंने जेनिफर की मां के सर में 3 बार गोली मारी, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई, और उसके पिता के सीने में 1 गोली और उसके सर में दूसरी गोली मारी, मगर उन्होंने जेनिफर को कोई चोट नहीं पहुंचाई। सिर्फ उन दोनों को ही गोली मारकर वो तीनों घुसपैठिए वहां से भाग गए। उन तीनों को लगा कि उन्होंने हैन और बेका दोनों को ही जान से मार दिया है, मगर हैन अभी भी जिंदा था। वो बहुत बुरी तरह जख्मी था। उसके सीने में से और उसके सर में से लगातार खून बह रहा था, मगर फिर भी उसने दम नहीं तोड़ा था। उन तीनों के जाने के बाद जेनिफर ने किसी तरह पुलिस को कॉल किया और उनसे जल्दी से मदद भेजने को कहा। जेनिफर और पुलिस के बीच क्या बात हुई उसे एक बार ध्यान से जरूर सुने। Avenue Road. Yeah. Can you spell the name for me, please? Dad? Ma'am. Hello? Hello? Ma'am, I need to know your address. Avenue Road. Can you please spell? जिन लोगों को उनकी बात समझ में नहीं आई, उन्हें मैं हिंदी में एक बार फिर से समझा देता हूँ। जेनिफर जल्दी से पुलिस को फोन करके घबराते हुए बोलती है कि प्लीज हमारे घर पुलिस और एक एम्बुलेंस भेज दो। उन्होंने मेरे माता पिता को गोली मार दी है। पुलिस वाले उससे शांत रहने को बोलते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड ठीक तो है ना। जेनिफर जब उन दोनों को आवाज लगाती है तो बस उसके पिता ही उससे जोर से मदद के लिए गुहार लगाते हैं, मगर उसकी माँ मर चुकी थी। उसके बाद जब जेनिफर फोन पर पुलिस से अपने घर आने का एड्रेस बता रही थी तो उसके डैड खून से लथपथ हालत में अपने पड़ोसियों से मदद मांगने चले जाते हैं। कुछ देर के बाद वहां पुलिस एक एम्बुलेंस के साथ पहुंच जाती है। जेनिफर की मां तो मर चुकी थी और उसके पिता को जल्दी से हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जहां पर डॉक्टर उनका इलाज करना शुरू कर देते हैं। अब पुलिस वालों के पास सिवाय जेनिफर के और कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था जो उन्हें उस दिन हुए हादसे के बारे में सच बता सके, मगर वो भी जानते थे कि जेनिफर किस दौर से गुजर रही है। कुछ लोगों ने उसे रस्सियों से बांध कर रखा, उसने अपनी मां को खो दिया और उसके पिता बहुत ही गंभीर हालत में हॉस्पिटल में थे। जब यह हादसा हुआ तो उस वक्त वो 24 साल की थी। पुलिस वाले उस पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहते थे, इसलिए वो बहुत ही ध्यान से उससे पूछताछ करते हैं और पूछते हैं कि वो लोग कौन थे और उन्होंने तुम्हारे माता पिता को गोली कैसे मारी। मगर वो इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि कुछ भी ढंग से बता नहीं पा रही थी, इसलिए वो उसे कुछ पलों के लिए अकेला छोड़ देते हैं। कुछ देर के बाद जब वो शांत हो जाती है तो वो उससे फिर से पूछताछ करते हैं, मगर जेनिफर घुसपैठियों के बारे में उन्हें कुछ खास नहीं बता पाती, क्योंकि उस वक्त घर में अंधेरा था और उनके चेहरों पर नकाब ढका हुआ था। मगर जब वो उससे पूछते हैं कि अगर तुम्हारे हाथ पैर बंधे हुए थे तो आखिरकार तुमने पुलिस को फ़ोन कैसे किया, तो वो कुछ इस तरह अपने हाथ से मोबाइल से फ़ोन करके दिखाती है। उन तीनों घुसपैठियों के घर में घुसने से लेकर उसके माता पिता को गोली मारकर वहां से भागने तक की जो भी कहानी जेनिफर ने पुलिस को बताई,
वो पुलिस वालों को बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी, क्योंकि उसकी कहानी वहां पर मिले सबूतों से मेल नहीं खा रही थी। ना ही जेनिफर के पास से वो रस्सी मिली जिससे उसे बांधा गया था, और ना ही उस घर का दरवाजा टूटा हुआ था जैसा उसने कहा था कि वो दरवाजा तोड़कर घर के अंदर आए थे। इस दौरान उन्होंने जेनिफर से कई बार पूछताछ की। पहले उसने कहा कि जब घुसपैठिए घर के अंदर आए थे तो वो मुझे पकड़कर नीचे ले गए और फिर मुझे जमीन पर लेटाकर मेरे सर को जमीन पर टिका दिया। मगर 2-3 दिन के बाद जब उससे वही सवाल पूछा गया तो उसने कहा कि घुसपैठिए ऊपर आए, मुझे पकड़कर नीचे ले गए और मुझे अपनी माँ के पास जमीन पर बैठा दिया। वो जितना ज़्यादा जेनिफर पर सच बोलने के लिए दबाव बना रहे थे, उसकी कहानी उतनी ही ज़्यादा बदलती जा रही थी। और उसने ये भी कहा कि वो हमारे घर को लूटने के इरादे से आए थे, पर जब उन्हें घर में घुसने के बाद 2 से 3 लाख रुपए मिल ही चुके थे तो वो वहाँ से चुपचाप चले क्यों नहीं गए? उसके माता पिता को मारने की ज़रूरत ही क्या थी? उससे भी बड़ी बात तो ये थी कि वो क्यों अपनी पहचान करने के लिए 3 में से एक चश्मदीद गवाह को जिंदा छोड़ जाएंगे। वो चाहते तो जेनिफर को भी जान से मार सकते थे, क्योंकि वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी, वो 24 साल की जवान लड़की थी। पुलिस को उसकी सारी कहानियां झूठी लगने लगी कि वो हमसे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही है, इसलिए वो उसकी हरकतों पर नजर रखना शुरू कर देते हैं और उसके पिता हैन के होश में आने का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि अब वही उन्हें सच्ची कहानी बता सकते थे। इस दौरान उन्हें जेनिफर के बॉयफ्रेंड के बारे में भी पता चल जाता है, जिसके साथ उसे कई लोगों ने घूमते हुए देखा था। पुलिस वाले डैनियल को भी पूछताछ के लिए बुला लेते हैं, मगर वो बस अपने और जेनिफर के रिश्ते के बारे में ही बात करता रहता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता था, मगर उसके पेरेंट्स को हमारा ये रिश्ता कबूल नहीं था। उन्होंने मेरा और जेनिफर का मिलना जुलना भी बंद कर दिया। डैनियल से पूछताछ करने के बाद पुलिस वालों को इतना तो समझ आ चुका था कि जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती थी और उसके साथ रहना भी चाहती थी, और उसके माँ बाप को उनका मिलना जुलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो डैनियल को अपनी बेटी से मिलने नहीं देते थे और उन्होंने जेनिफर को घर में कैद करके रखा हुआ था। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि जेनिफर के पिता हैन को होश आ चुका है। वो जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं ताकि उनका बयान ले सके। उनके सीने में गोली लगी थी और उनके सर में भी काफ़ी गहरे जख्म थे, मगर फिर भी उस दिन हुए हादसे के बारे में उन्हें काफ़ी कुछ याद था कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। उन्होंने बताया कि उन्होंने जेनिफर को उन तीनों में से एक घुसपैठिए से छुप छुप कर बात करते हुए देखा था। जब हम नीचे जख्मी हालत में थे तो वो उनके साथ पूरे घर में घूम रही थी और उन्हें पैसे निकाल कर दे रही थी। जेनिफर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो खुद उन तीनों के साथ मिली हुई थी, इसलिए मैंने उन घुसपैठियों के वहां से जाने के बाद जेनिफर की बजाय अपने पड़ोसियों से मदद मांगी। मगर जब पुलिस वालों ने हैन से पूछा कि तुम्हारी लड़की के हाथ बंधे हुए थे, तो उसने साफ मना कर दिया कि उसके कोई हाथ नहीं बंधे हुए थे, वो खुद उनके पीछे पीछे घूम रही थी। इतना सुनने के बाद 10वें दिन वो एक बार फिर से जेनिफर को पूछताछ के लिए बुलाते हैं, मगर इस बार वो पहले से कहीं ज़्यादा सख्ती से बात करते हैं। एक पुलिस वाला उससे बोलता है कि जेनिफर, हम जानते हैं कि तुम उन तीनों घुसपैठियों के साथ मिली हुई थी, तो अच्छा यही होगा कि तुम हमें सच सच बताओ कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना सुनने के बाद जेनिफर एकदम से नीचे गिर जाती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसका झूठ पकड़ा जा चुका है। जब वो पुलिस वाले उससे और भी ज़्यादा डराकर और धमकाकर बात करते हैं तो उसे ना चाहते हुए भी सच बताना ही पड़ता है। वो एक बार फिर से नई कहानी बनाने की कोशिश करती है कि मेरे माता पिता ने मुझे घर में कैद कर रखा हुआ था और वो मेरे साथ मारपीट करते थे, इसलिए मैं आत्महत्या करना चाहती थी, मगर मैं अपने साथ साथ अपने माँ बाप को भी जान से मार देना चाहती थी।
पुलिस को यह भी पता चला कि जेनिफर को उन तीनों घुसपैठियों से मिलवाने वाला उसका बॉयफ्रेंड डैनियल ही था। उसी ने जेनिफर की मदद की और उसके साथ मिलकर जेनिफर के माँ बाप को जान से मारने की साजिश रची। पुलिस ने बहुत जल्द डैनियल को भी कत्ल के इंजाम में गिरफ्तार कर लिया और उसके जरिए पुलिस को उन तीनों घुसपैठियों की असली पहचान भी हो गई। उन तीनों के नाम थे एरिक कार्टी, डेविड माल्वेगनम और लैंडफोर्ड क्रॉफोर्ड। इन तीनों ने डेविड और जेनिफर के साथ मिलकर हैन और बेका का मर्डर किया। इन तीनों घुसपैठियों के मोबाइल से उन्हें वो मैसेज भी मिल गए जिसमें जेनिफर और डैनियल ने एक दूसरे से मर्डर के सिलसिले में बात की थी कि उनका मर्डर कब और कहां करना है। इतना ही नहीं, थोड़ी और जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें जेनिफर के घर के बाहर वो सीसीटीवी फुटेज भी मिल गई जिसमें ठीक घुसपैठियों के घर में घुसने से पहले जेनिफर के कमरे की लाइट बार बार जल और बुझ रही थी। वो दरअसल उन तीनों को सही वक्त पर अंदर आने का इशारा कर रही थी। ये सारे सबूत पुलिस के लिए काफ़ी थे उन सभी को मर्डर केस में गुनहगार साबित करने के लिए। डैनियल और जेनिफर ने उन दोनों के कत्ल की साजिश सिर्फ इसलिए रची क्योंकि उन दोनों के मरने के बाद उन्हें हैन के बैंक अकाउंट से $5 लाख मिलते जो 4 करोड़ से भी ज़्यादा थे। अपने पिता की मौत के बाद मिलने वाले पैसों के साथ जेनिफर डैनियल के साथ शादी करके अपना घर बसाना चाहती थी। सन 2015 में एडी को 18 साल जेल में रहने की सज़ा सुनाई गई, 9 साल के पैरोल के साथ, और उसके दोनों साथियों को और जेनिफर और उसके बॉयफ्रेंड को 25 साल जेल में रहने की सज़ा सुनाई गई, वो भी बिना किसी पैरोल के। ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आप चाहो तो स्क्रीन पर क्लिक करके और भी वीडियोस देख सकते हो। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।